सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत सारी है, लेकिन हम लोग कुछ मेजर क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे जिस पर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? में एक टर्म है, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, जॉब। जॉब क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक जॉब क्या होता है? तो जॉब का मतलब होता है प्रोग्राम और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन को हम जॉब कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन को हम जॉब कहते हैं। जैसे कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी हम सी प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए भी एक कुछ ना कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने सी प्रोग्राम में प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, और प्रिंटफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी था .h हेडर फाइल में लिखी गई है, studio.h हेडर फाइल में। तो मतलब हमको उस हेडर फाइल को भी आपस में लिंक करना पड़ता है। तो किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उस प्रोग्राम को चलाने का भी इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। तो उनके कॉम्बिनेशन को हम जॉब कहते हैं। प्रोग्राम और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन को हम जॉब कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि मान लीजिए बहुत सारे जॉब है, यूजर 1 ने जॉब 1 दिया, यूजर 2 ने जॉब 2 दिया, और यूजर 10 ने जॉब 10 दे दिया। और इसमें तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंपोनेंट, एक अनदर कंपोनेंट होता है ऑपरेटर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटर होता है, वही ऑपरेटर पूरा का पूरा सीपी शेड्यूलिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो देखता है। ठीक है, तो यूजर 1 ने मान लीजिए जॉब 1 दिया, यूजर 2 ने जॉब 2 दिया। जॉब तरह समझ लीजिए एक ऐसा टास्क जिसमें प्रोग्राम और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दोनों हो। तो सब कुछ दे दिया, यूजर 1 ने जॉब 1 दिया, यूजर 2 ने जॉब 2 दिया, यूजर 10 ने जॉब 10 दिया। और ऑपरेटर इसको लेगा और क्या करेगा कि इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करेगा, इनको सॉर्ट करेगा, इनको अरेंज करेगा। तो जॉब जो ऑपरेटर है वो सॉर्ट और अरेंज करता है रिलेटेड जॉब्स को और सिमिलर जॉब्स को, और सॉर्ट करके एक एक बैच बनाता है, और एक एक बैच में बहुत सारे जॉब्स को रखता है, और फिर उन बैच को दे देता है प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर उनका एक बैच को लेगा, और उस बैच के अंदर के एक जॉब को लेगा, उस जॉब के अंदर उस कोड्स को लेगा, और एक एक कोड को के अंदर वो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ऐसे होता है, मतलब कि डेफिनेटली हम कर रहे हैं बैच बाय बैच इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। ठीक है, बैच बाय बैच कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये रिलेटेड जॉब्स को सॉर्ट करके एक बैचेस में क्लासिफाई कर देता है। जैसे हमने यहाँ फिगर में लिया है कि जॉब 1 से लेके जॉब 10 तक ऑपरेटर ने लिया, और जॉब 1 से मान लीजिए जॉब 5 तक के सिमिलर जॉब्स का एक बैच बना लिया, बैच 1, और बैच 2 में जॉब 6 से लेके जॉब 10 तक रख दिया, और ये इन बैचेस को फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच बाय बैच। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए एक रेडी क्यू है हमारा। अभी रेडी क्यू के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यू रेडी रनिंग टर्मिनेटेड स्टेट होता है। रेडी क्यू मतलब कि एक ऐसा क्यू है जहाँ पे जो प्रोग्राम है वो एकदम तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए, और रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो रेडी क्यू से ही सिलेक्शन होता है कि कौन, बहुत सारे प्रोग्राम अगर रेडी है, बहुत सारे प्रोसेस रेडी है। यहाँ पे हम वर्ड बोलना भूल गए, प्रोसेस होता है, प्रोग्राम नहीं। प्रोसेस का मतलब है कि कोड डाटा और उसका रजिस्टर स्टैक सब कुछ हो, मतलब सब कुछ लिंक हो, एग्जीक्यूटेबल हो, वो एग्जीक्यूट होने के लिए एकदम तैयार है, रेडी प्रोसेस। ठीक है, तो P1 P2 P3 बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग करता है कि मान लीजिए कोई ऐसा एल्गोरिथम लगाया गया जिससे P1 जो है पहले पहुंचा सीपीयू के पास। ठीक है, तो अगर P1 पहले पहुंचा सीपीयू के पास, और तो सीपीयू को मतलब P1 को सीपीयू मिल गया, असाइन हो गया, और P1 एग्जीक्यूट होने लगा। तो एग्जीक्यूट होते समय एक ऐसा कुछ कोड आया, कुछ इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन आया, जिससे, क्योंकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आया तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कौन देखेगा? वो तो सीपीयू नहीं देखता ना। सीपीयू तो केवल कैलकुलेशन का काम देखता है, एएलयू और सीयू है, क्योंकि उसमें। और जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो होता है आईओ कंट्रोलर या फिर कौन डीएमए, वो देखता है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के समय तो सीपीयू खाली रहेगा, तो वो दूसरे स्टेट में जाएगा। जो प्रोसेस है वो खुद बाहर निकल के वेटिंग स्टेट में जाएगा, है ना, सीपीयू को बाहर कर देगा। तो ऐसे समय में जब सीपीयू खाली होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि P2 को लोड कर देगा, P2 को असाइन कर देगा सीपीयू। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए P2 या देखिए सीपीयू से हटने के लिए केवल दो ही कंडीशन हो, या तो पूरा का पूरा P2 एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर P2 में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए
या फिर P2 में कुछ आई ऑपरेशन वाली कंडीशन आ जाए, तो इन्हीं दो कंडीशन में सीपीयू बाहर निकलेगा। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल नहीं रहा सीपीयू से, प्रोग्राम खुद ही निकल रहा है ना। वो जो प्रोसेस है प्रोग्राम वो खुद बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ आई ऑपरेशन आ गया है या तो फिर वो कंप्लीट हो गया है। तो सीपीयू केवल फिल करने का, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केवल फिल करने का काम कर रहा है। वो केवल देख रहा है कि सीपीयू खाली है तो भर दे रहा है, सीपीयू से हटा नहीं रहा है। इसी मेथड कहते हैं प्रीएम्पशन, मतलब नॉन प्रीएम्पशन, सॉरी इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्पशन। सीपीयू मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा है, नॉन प्रीएम्पशन केस है ये। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो नॉन प्रीएम्पशन का केस है कि P1 गया और अगर P1 कुछ आई ऑपरेशन होगा तब वो P1 खुद ही बाहर निकलेगा, या तो फिर P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बाहर नहीं निकाल रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम बस भरने का काम कर रहा है। सीपीयू को देख रहा है कि खाली है तो भर दे रहा है। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का दूसरा नाम टाइम शेयरिंग भी है। तो मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में होता क्या है कि ये भी बिल्कुल पूरा पूरा मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह है, लेकिन इसमें हम P1 को पूरा एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। एक कुछ डिफिनिट टाइम क्वांटा होता है, उसके अंदर में राउंड रॉबिन अभी हम पढ़ेंगे, एक कुछ डिफिनिट टाइम क्वांटा होता है, उसके अंदर में हम लोग कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग करते हैं। मतलब कि मान लीजिए P1 P2 P3 है हमारे पास, ये हम मल्टीटास्किंग बता रहे हैं इसी एग्जांपल से कि मान लीजिए P1 P2 P3 है और CPU के पास गया, तो P1 को हमने थोड़ा सा चलाया और थोड़ा सा चलाने के बाद उसको PCB, वहाँ पे हमने पिछले वीडियो में हमने PCB का फुल फॉर्म थोड़ा गलत बता दिया था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है PCB में पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ना उस प्रोसेस की लिखी जाती है। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखी जाती है, जैसे प्रोसेस के आईडी क्या है, रजिस्टर कौन कौन से यूज हो रहे हैं उस समय, प्रोसेस का स्टेटस क्या है कि न्यू पे है कि रेडी पे है कि टर्मिनेटेड हो गया है, और एड्रेस स्पेस क्या है, और उसको कंट्रोल कर मतलब उसके इंस्ट्रक्शन को लोड करने के समय एड्रेसिंग मोड क्या है, और ये सब पूरा हर एक चीज़, कौन कौन से रजिस्टर यूज़ किए जा रहे हैं, और कौन कौन से मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सब कुछ पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में लिखा जाता है। तो होता क्या है ना कि जो जब P1 गया सीपीयू के पास, तो P1 एग्जीक्यूट हुआ तो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, किसी एक डिफिनिट टाइम क्वार्टर के बाद कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग होती है। अब P2 जाएगा, ठीक है, और P1 पूरा का थोड़ा सा जितना भी एग्जीक्यूट हुआ उसकी जो भी रिजल्ट आया वो हम पीसीबी में सेव कर लेते हैं, और जैसे ही P2 आता है उसको हम फिर वापस P2 के बाद P3 आया, फिर वापस जब P1 आएगा तो उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं, स्टोर और रीस्टोर का काम करते हैं पीसीबी की मदद से। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, उसके कॉन्टेक्ट उसके स्टेटस को हम सेव करते हैं और सेव करके दूसरे को लेकर आते हैं। फिर P2 आएगा, फिर वापस P3 जाएगा, फिर वापस P1 आएगा, ऐसे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में। और ये इतनी फास्ट होता है कि हमको लगता है कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होता है, 1 by 1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग, या फिर इसी को कहते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग नाम ही से पता चल रहा है बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए होंगे, एक ही कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर, मतलब ऑक्टा कोर, डुअल कोर, ये सब बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकेंगे, P1 चला जाएगा CPU1 में, P2 चला जाएगा CPU2 में, लेकिन उनका कम्युनिकेशन तो होगा ना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जरूरी है। तो इसमें टाइटली कपल्ड का क्या मतलब है, टाइटली कपल्ड मतलब वो कपल्ड जिसमें सब कुछ शेयर हो रहा है। ठीक है, ऐसा कपल जिसमें सब कुछ शेयर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन और उसका मेमोरी और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब कुछ शेयर हो रहा है, इसको कहते हैं टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड सिस्टम में हर एक चीज़ शेयर होती है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर है और सब कुछ शेयर हो रहा है, इसीलिए टाइटली कपल्ड कहते हैं। और बहुत सारे प्रोसेसर लगाने का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज कि हाई थ्रूपुट। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है, हाई थ्रूपुट, हाई मतलब थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितने हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक यूनिट टाइम में कितने हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो बहुत सारे प्रोसेसर है, तो उसी एक यूनिट में हम पैरेलल प्रोसेसिंग की मदद से बहुत सारे प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसे कहते हैं हाई थ्रूपुट। तो हाई थ्रूपुट तो आएगा ही, है ना। और अभी और हम हाई थ्रूपुट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए और एक प्रोसेसर बीच में खराब हो जाता है, फॉल्ट। तो जब खराब होगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन ही स्टॉप हो जाएगा,
स्टॉप नहीं होगा ना। अगर तीन इंजन है और एक इंजन खराब हो, 2 इंजन से हम काम कर सकते हैं, भले स्पीड धीमी हो जाएगी। तो वही होता है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि ये पूरा का पूरा बंद नहीं होता है, स्पीड धीमी होगी, बंद नहीं होगा, है ना, हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंट। और उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है या तो हम 4 कंप्यूटर ले लें या फिर हम एक ही कंप्यूटर में 4 प्रोसेसर लगा दें, पावर उतना ही मिलेगा, यही है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग में ही एक तरह, मल्टी प्रोसेसिंग में लिखे नहीं है, मल्टी प्रोसेसिंग के ही दो पार्ट और हैं। एक होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और एक होता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो, उसमें भी मल्टी प्रोसेसर, नाम ही मल्टी प्रोसेसर, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, लेकिन सिमेट्रिक होती है, यानी कि सेम टाइप के होते हैं, क्योंकि प्रोसेस का जो आर्किटेक्चर है वो सेम होता है। क्योंकि हम लोग प्रोसेसर या तो रिस्क बेस होगा या फिर सिस्क बेस होगा, ठीक है। तो जो प्रोसेसर है वो या तो रिस्क बेस होगा या फिर सिस्क बेस होगा। लेकिन जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में हम जितने भी प्रोसेसर लेंगे, मल्टी प्रोसेसर लेना पड़ेगा, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, जो भी है, जो जितने भी हम मल्टी प्रोसेसर लेंगे वो या तो रिस्क बेस होंगे या फिर सिस्क बेस, उनका आर्किटेक्चर सेम होगा। यही होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिमेट्री वाला। और इनमें इसके बाद आता है एसिमेट्री मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है।